हेलो एवरीवन। तो मुझे ना बहुत दिन से ये वीडियो बनाना था जो प्रेगनेंसी में हमने प्रॉब्लम फेस की है उसके बारे में, बट हिम्मत ही नहीं हो पा रहा था कि वीडियो बनाए या ना बनाए। बट आजकल ना मैं बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मुझे ये जो हमने प्रॉब्लम्स फेस किया है वो शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों में से कोई 2-3% भी अगर ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो शायद उनको हमारे थ्रू कुछ तो आइडिया मिले, कुछ तो नॉलेज मिले जो हमको नहीं मिला था, जो हमें उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था। तो चलो स्टार्ट से सब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो किट के थ्रू पता चला कि जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, लिटरली वो रोने जैसे हो गए थे। फिर उसके बाद हम तुरंत हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल गए तो क्या होता है, डॉक्टर ने बोला कि तुरंत तो आपको हार्ट बीट दिखेगा नहीं, आप एक काम करो 10 दिन के बाद, 1 वीक के बाद आओ, 1 हफ्ते के बाद आओ, तब हम सोनोग्राफी करते हैं। जो सोनोग्राफी का नाम होता है अर्लियर सोनोग्राफी, वो हम करते हैं। उसमें पता हार्ट बीट दिख जाएगा तो कंफर्म है कि आपका प्रेगनेंसी कंफर्म है। देन हम 1 वीक के बाद गए, और हम लोग वो 1 वीक बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, पता है, जब कोई डॉक्टर बोलता है कि 1 हफ्ते के बाद आओ ना, तो वो 1 हफ्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऐसे वेट ही नहीं हो पा रहा था। तो हम 1 हफ्ते के बाद गए, और मेरे हस्बैंड और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। तो जब सोनोग्राफी हुआ ना, तो उसमें सिर्फ सैक दिखा, बेबी का सैक दिखा, बट हार्ट बीट शो नहीं हुआ। तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे कि ऐसा क्यों, हार्ट बीट क्यों नहीं दिख रहा है। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कोई पेशेंट को थोड़ा लेट दिखता है, तो आप एक काम करो और 1 वीक या 10 डेज के बाद आओ, तो अब फिर से हम सोनोग्राफी कर लेंगे, तो उसमें हार्ट बीट दिखेगा। अगर हार्ट बीट दिखा तो दैट मीन्स प्रेगनेंसी कन्फर्म है। तो उसके बाद का जो 10 दिन था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और मेरे पति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ये सब चीज़ों को। तो वो घर गए, हम घर गए। तो घर जाने के बाद हर रोज़ मेरे हस्बैंड ना यूट्यूब पे वीडियो देखते थे कि हार्ट बीट क्यों नहीं दिख रहा है और फिर जब हम 10 दिन बाद गए तब सोनोग्राफी हुआ और फाइनली हार्ट बीट दिखा। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर उसके बाद सब चीज़ नॉर्मल चल रहा था, बट वही हाँ, जो वॉमिटिंग वाला पार्ट है, जो मतलब मेरी हेल्थ इशू चल रही थी, वो प्रेगनेंसी में तो होता ही, वो प्रेगनेंसी का एक पार्ट है। मतलब मुझे वॉमिट होता था, मैं बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, क्योंकि कुछ भी खा रही थी तो वो उल्टी हो जा रहा था। वो ठीक है, बट फिर भी हम बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ, हमें बेबी होने वाला है। वो चीज़ में हम बहुत ज़्यादा खुश थे, और जो भी रूटीन चेकअप होता है वो सब हो रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला था 3rd मंथ में एक सोनोग्राफी होगा और एक ब्लड टेस्ट होगा। सोनोग्राफी करवाना तो कंपलसरी है, ब्लड टेस्ट ऑप्शनल होता है। सोनोग्राफी जो 3rd मंथ में होता है वो एंटी स्कैन सोनोग्राफी, एंड जो ब्लड टेस्ट होता है वो डबल मार्कर ब्लड टेस्ट होता है। तो डॉक्टर ने बोला था वो डबल मार्कर ब्लड टेस्ट वो ऑप्शनल है, बट करवाओगे तो बेटर है, क्योंकि उसमें पता चलता है कि बेबी को कोई डाउन सिंड्रोम या अबनॉर्मलिटी ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो ब्लड टेस्ट से पता चलता है। तो हमने बोला कि जो भी आप बोल रहे हो हम सब चीज़ करवाएंगे, हम ऐसा कोई भी स्किप नहीं करेंगे। तो हम 3rd मंथ का, ये सारे पेरेंट्स फेस किए होंगे, जब भी सोनोग्राफी करने जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो एवरी सोनोग्राफी में हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। तो 3rd मंथ की सोनोग्राफी का हमें बहुत टाइम से वेट था, तो हम जब सोनोग्राफी करवाने गए बहुत ज़्यादा खुश थे। एंड सोनोग्राफी होते वक्त जो सोनोग्राफी करते वो लेडी जब सोनोग्राफी कर रहे थे वो बोल रहे थे आपका बेबी एकदम सही है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हमने तुरंत मेरे घर पे फ़ोन किया, और पवन ने अपने घर पे फ़ोन किया, बोले कि सोनोग्राफी बहुत अच्छा हुआ है। देन उसके बाद ब्लड टेस्ट होता है, जो डबल मार्कर ब्लड टेस्ट होता है। उसी दिन मेरा ब्लड लिया गया, एंड डॉक्टर ने बोला यूजुअली 3 या 4 दिन में इसका रिपोर्ट आता है, मैक्स 8 दिन लग सकता है, और अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है रिपोर्ट में तो 8 दिन से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। तो 4 दिन हुआ, रिपोर्ट आया नहीं। फिर 8 दिन हुआ तो भी रिपोर्ट आया नहीं। तो तब हमको थोड़ा डर लगने लग गया। तो मैंने बोला पवन ऐसा कोई, आप एक बार हॉस्पिटल में फ़ोन करो ना, अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि 8 दिन से थोड़ा ज़्यादा होगा तो रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम होता है तो थोड़ा लेट हो सकता है। तो फिर इन्होंने हॉस्पिटल में कॉल किया, तो उनका बोलना ये था कि अभी तक रिपोर्ट आया नहीं। आई थिंक 12th डे पे हॉस्पिटल से कॉल आया, उन्होंने बोला कि डॉक्टर को आपसे मिलना है। तो उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि डॉक्टर को क्यों पर्सनली हमसे मिलना है। तो हम दोनों गए हॉस्पिटल, डॉक्टर के कैबिन में गए। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि आपका जो डबल मार्कर है वो पॉजिटिव आया है। कुछ समझा ही नहीं, मतलब क्या हो रहा है ये। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ट्राइसोमी 18 आया है, मतलब बेबी में कोई अबनॉर्मलिटी हो सकता है। तो उस टाइम पे एकदम से हम शॉक हो गए थे कि ये सब क्या है, मतलब हमने कुछ सोचा नहीं था कि ट्राइसोमी 18 क्या है, इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या है ये सब। तो उन्होंने बोला कि
जो भी डाउन सिंड्रोम या अबनॉर्मलिटी ऐसा कुछ होता है, वो कुछ वैसा कुछ होने का चांसेस है। तो मेरा तो वहीं पर रोना चालू हो गया था, क्योंकि ये 3 महीना जो होता है ना, 3 महीने का जर्नी, वो बहुत, हम बहुत किसी चीज़ का बहुत अच्छे से वेट करते हैं कि सब चीज़ अच्छा होने वाला, बट सडनली ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे। तो डॉक्टर का भी ऐसा था कि वो भी कुछ क्लियर कट बता रहे नहीं है, उनका डायरेक्ट वो जो स्टेटमेंट था कि आपका डबल मार्कर पॉजिटिव है, आपके बेबी में अबनॉर्मलिटी या वो जो भी ट्राइसोमी 18 है वैसा चांसेस है। तो उस टाइम पे इंसान क्या सोचता है, कहाँ तक दिमाग पहुँच जाता है। फिर जब मैं रोने लगी तो डॉक्टर बोल रहे अरे आप रो क्यों रहे हो, ये तो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसके बाद भी और टेस्ट होगा, जैसे NIPT होता है और एक होता है एमनिसिंथेसिस, वो टेस्ट होता है। ये 2 टेस्ट में करवाने के बाद अगर पॉजिटिव आता है तब हम मानेंगे कि बेबी में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये डबल मार्कर तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, सिर्फ ऊपर से बता रहा है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। NIPT जो टेस्ट होता है वो मदर के ब्लड के थ्रू किया जाता है, एंड उसमें ना 99.9% आपको पता चलेगा कि बेबी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, बट बचा हुआ 1% हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। एंड जो सेकंड टेस्ट होता है एमनिसिंथेसिस, वो 100% श्योरिटी देगा कि बेबी को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बट एमनिसिंथेसिस में कैसे होता है कि बेबी का जो फ्लूइड है वो निकाल के, मतलब एमनोटिक फ्लूइड होता है बेबी के पास, जो एमनोटिक फ्लूइड होता है उसे निकाल के टेस्ट किया जाता है, एंड उसमें मिसकैरेजेस का चांसेस हो सकता है। NIPT में मिसकैरेजेस का चांसेस नहीं है, लेकिन उसमें 1% हम श्योरिटी नहीं दे सकते। एमनिसिंथेसिस में हम पूरा 100% आपको श्योरिटी दे सकते हैं, लेकिन उसमें मिसकैरेजेस का चांसेस है। उस केसेस में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए थे, यार हम क्या करें तो करें क्या। NIPT 1% श्योरिटी नहीं दे रहा, और एमनिसिंथेसिस जो है उसमें मिसकैरेजेस का चांसेस है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड का बोलना ये था कि उनको पता नहीं, उनको ऐसे अंदर से फीलिंग थी, उन्होंने बोला मेरा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे पूरे फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे पता है कि मेरा बेबी ऐसा नहीं है, मैं पूरी एंड तक कोशिश करूँगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, डबल मार्कर जो टेस्ट था उसको फिर से रिपीट किया, उसको फिर से उन्होंने बोला कि मैं फिर से एक बार डबल मार्कर दूसरे लैब से करवाता हूँ। तो जब हमने डबल मार्कर फिर से करवाया तो वो सेम 8 दिन का वेट किया हमने, तो हम समझ गए 8 दिन हो गया अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, और उसके बाद वो पॉजिटिव ही आया। तो और ज़्यादा मतलब हम एकदम से हारते गए, हमको एकदम से ऐसा होता गया कि ठीक है अभी सब ख़राब होने वाला है। फिर उसके बाद किसी ने हमें रेफ़र किया, एक लेडी डॉक्टर है जो मैटरनिटी के लिए स्पेशलिस्ट है, वहाँ जाओ। तो हम वहाँ गए तो वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, मतलब आई थिंक दिन में 100-150 पेशेंट्स आते रहेंगे, और मेरे हस्बैंड इतने क्राउड में कभी जाते नहीं है, बट फिर भी वो उन्होंने सब कुछ किया। तो हम लोग वो हॉस्पिटल गए, तो हमने वो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर वॉज वेरी गुड, वो बहुत अच्छे डॉक्टर है। एंड उन्होंने रिपोर्ट देखा तो उन्होंने बोला कि अरे टेंशन मत लो, मेरे पास ऐसे दिन में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, और ये डबल मार्कर बहुत सारे लोगों का पॉजिटिव आता है, कि मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है, बहुत सारे लोगों का डबल मार्कर पॉजिटिव आता है। आप लोग एक काम करो, NIPT करवाओ, एमनिसिंथेसिस करवाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। तो वहाँ पे भी हमारा डॉक्टर के पास, हम डॉक्टर को यही बोल रहे थे मैम लेकिन 1% का ऐसा है ना कि श्योरिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि 1% तो जो अच्छे बेबी है उसका भी हम श्योरिटी नहीं दे सकते ना, तो तू एक काम कर, तो NIPT करवा। तो उनके बोलने पर हमने NIPT करवाया, और मेरे हस्बैंड ने एडवांस वाला NIPT करवाया। आई थिंक उसका 12 या 15,000 प्राइस था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो NIPT करवाया। तो NIPT का रिपोर्ट कैसे होता है, 10-15 दिन बाद आता है। तो वो 10-15 दिन आप लोग इमेजिन करो हमारा कैसा गया होगा। हम लोग ने बहुत स्ट्रेस लिया था। इसके साथ मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत स्ट्रेस लिया था, क्योंकि जो वो लोग हमारे साथ थे, हमारा स्ट्रेस वो लोग भी लेते थे, हम रो रहे तो वो लोग भी रोते थे। फिर उसके बाद NIPT जब NIPT का 15 डेज़ का गैप था, एंड 15 डेज़ के बाद फाइनली हमारा रिज़ल्ट आया, और रात को आई थिंक 8 या 9 o'clock को उसका रिज़ल्ट आया। तो मेरे हस्बैंड तुरंत बाहर चले गए। तो मुझे शॉक हुआ कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो मैं भी उनके पीछे गई हॉल में, एंड तब नेगेटिव था रिपोर्ट, जो नेगेटिव आया। तो उन्होंने फिर से लैब में कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि रिपोर्ट नेगेटिव है, बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इतना ज़्यादा खुश हो गए थे ना, तो तुरंत आई थिंक 8 o'clock को हम वो डॉक्टर के पास गए।
तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला था ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी तो खुश हो जाओ। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए और फाइनली आई थिंक मेरा वो 5th मंथ स्टार्ट होने वाला था या 5th मंथ लग गया था, ऐसा कुछ था। हम बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और हमने हमारी प्रेगनेंसी भी रिवील कर दी। तब तक हमको ऐसा था कि 5th मंथ तक वैसे भी हमें रिवील नहीं करना है। 5th मंथ के बाद हमने प्रेगनेंसी रिवील की और सब चीज़ अच्छा चल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे, मेरी पूरी फैमिली, मेरे सिस्टर इन लॉ, सब लोग बहुत खुश थे। फिर 5th मंथ में जो एक और एक सोनोग्राफी होता है वो है एनोमली सोनोग्राफी, वो भी बहुत अच्छा हुआ था, मैंने वहीं पे करवाया था, वो भी बहुत अच्छे से हुआ सब। तो जैसे होता है ना, रिपोर्ट्स अच्छे आते हैं तो बहुत खुशी होती है। फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे 7 मंथ्स तक हम पहुंच गए। 7 मंथ्स में एक सोनोग्राफी होता है जो है ग्रोथ सोनोग्राफी, एंड उसमें पता चलता है कि बेबी का वेट कितना है। एंड आई एम डैम श्योर कि जो भी पेरेंट्स हैं वो ग्रोथ सोनोग्राफी का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, क्योंकि उसमें बेबी का वेट पता चलता है। तो हम हॉस्पिटल गए तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ थी और हम सोनोग्राफी का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। अब मेरा लाइन आया तो सोनोग्राफी में जब हो रहा था तो मैंने वो जो करते हो सोनोग्राफी उनको पूछा कि बेबी का वेट कितना है। तो आई थिंक मेरे बेबी का वेट था 900 ग्राम्स या 1 kg के अराउंड था। तो डॉक्टर ने उन्होंने बोला कि 1 kg समथिंग। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कम है, क्योंकि मैं जब सोनोग्राफी होने से पहले मेरे बाजू में जो लेडीज़ बैठी थी उनको पूछ रही थी कि आपका बेबी का वेट कितना है, उनका भी सेम मंथ चल रहा था। तो उन लोग कोई बोल रहा है 1.5, कोई बोल रहा है 1.8। तो मुझे ऐसे दिमाग में क्लिक हुआ कि 1 kg बहुत कम है, क्योंकि मैं तो अच्छे से खा रही हूँ और मैं तो एकदम से मोटी हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों ऐसा। तो मैं बाहर आई, मेरे हस्बैंड को मैंने बताया, देन रिपोर्ट मिला हमको, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को मैंने रिपोर्ट दिखा। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने ये पूछा डॉक्टर कि बेबी का वेट क्यों कम है। तो उन्होंने बोला बेबी एकदम से सही है, सिर्फ उसका ग्रोथ कम है, उससे थोड़ा हेल्दी, तू कुछ हेल्दी खा, प्रोटीन वाली चीज़ें खा, स्ट्रेस मत ले, बेबी एकदम से सही है। तो जब डॉक्टर ऐसे बोलते हैं तो बहुत खुशी होती है। फिर भी एक अंदर से ऐसे होती है ना कि यार बेबी का वेट क्यों कम है, यार क्यों कम है वैसा। तो हम घर आए, घर आने के बाद हर पेरेंट्स का होता है यूट्यूब पे सर्च करना। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ में यूट्यूब करते रहते हैं, वो पूरा दिन सर्च कर रहे थे, मैं भी सर्च कर रही थी कि क्यों बेबी का वेट कम है। फिर जो मेरे भी 3-4 फ्रेंड्स थे जो साथ में प्रेग्नेंट थे, तो मैं उनका भी पूछ रही थी बेबी का वेट कितना है। सबका वेट 1.5, 1.8। थोड़ा सा बुरा लगता है कि क्या प्रॉब्लम है। फिर हम 10 डेज़ के बाद आई थिंक हाँ मेरी गोद भराई हो गई, तब तक गोद भराई हुई। उसके बाद हम फिर से हॉस्पिटल गए रूटीन चेकअप के लिए। तो मैंने वो डॉक्टर को बोला मैम हमारा मन कर रहा है कि क्या हम फिर से सोनोग्राफी करवा के देख सकते हैं क्या, बेबी का भी वेट कितना हुआ रहेगा। 10 नहीं 10-15 दिन के बाद गए। तो उन्होंने बोला हाँ करवा लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई थिंक सिर्फ 1250 ग्राम था, और एवरी वीक में वो जो वीक होता है उसमें बेबी का वेट थोड़ा ज़्यादा गेन होता है, बट 15 दिन में सिर्फ 1250 या 1200 ग्राम ही समथिंग था। तो और ऐसा लग रहा था कि वेट क्यों नहीं गेन हो रहा है। और हाँ इससे पहले मतलब जब 7 मंथ्स की सोनोग्राफी हुई थी, जब 1 kg वेट था, तो डॉक्टर को जब हमने बोला था कि बेबी का वेट क्यों कम है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि एवरी वीक एक प्रोटीन सलाइन हम तुझे चढ़ाते हैं, प्रोटीन सलाइन, तो एवरी वीक हॉस्पिटल में आके प्रोटीन सलाइन लगवा के जाना। तो वो हमारा कंटिन्यू चल रहा था, प्रोटीन सलाइन एवरी वीक में एक लगा कर आते थे हम लोग। फिर उसके बाद मेरी गोद भराई हुई, हम फिर से डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर को वही हमने बोला कि मैम हमारा मन कर रहा है कि फिर से एक बार सोनोग्राफी करते हैं। तो उन्होंने बोला कि चलो करते हैं सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में 1200 ग्राम कुछ था। तो मैंने बोला मैम ऐसा क्यों इतना कम है। तो उससे पहले मतलब जो डॉक्टर को विजिट करने के पहले एक असिस्टेंट डॉक्टर रिपोर्ट देखती है। तो जब मैं असिस्टेंट डॉक्टर के पास गई थी तो वो बोल रही कि बेबी तो IUGR बेबी है। मैंने बोला IUGR, मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल समझा ही नहीं, क्योंकि उसने थोड़ा फास्ट बोला था, मुझे समझा नहीं। देन बाहर आना होता है, मैं बाहर आई, मेरे हस्बैंड के पास आई, बोली वो असिस्टेंट डॉक्टर कुछ IUGR कुछ कर रहे हैं, हमको पता ही नहीं IUGR क्या होता है। फिर उसने बोला कि हमको समझा नहीं। फिर मैं अंदर गई, हम लोग अंदर गए, तो मैंने बोला मैम वो असिस्टेंट डॉक्टर कुछ IUGR जो कुछ बोल रहे हैं। तो मैम ने बोला वो सब ध्यान मत दे, कुछ नहीं है, बेबी सही है, सिर्फ उसका ग्रोथ थोड़ा कम है, मतलब वेट थोड़ा कम है, बाकी बेबी एकदम परफेक्ट है। और तब तक क्या होता है कि हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन का टाइम आता है, बुकिंग करना होता है कि आपको डिलीवरी यहाँ करवाना है, रूम बुक करना होता है। बट हमें ऐसा था कि हमें वहाँ डिलीवरी नहीं करवाना था, मेरे हस्बैंड को चाहिए था कि थोड़ा अच्छा, नो डाउट वो हॉस्पिटल अच्छा है, मैं हॉस्पिटल के बारे में नहीं बोल रही, मतलब मेरे हस्बैंड को कहीं और डिलीवरी करवाना था।
तो उनका पहले से ऐसे प्लानिंग था थोड़ा अच्छे हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाना है, बट डॉक्टर के मामले में शी वॉज वेरी गुड। तो उसके बाद हम 1 वीक के बाद दूसरे हॉस्पिटल गए जो कि काफ़ी बड़ा और नोन हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे हम जब गायनेक से मिले तो उन्होंने मेरे रिपोर्ट्स देखे, वहाँ पे उन्होंने बोला कि बेबी का वेट तो कम है। देन वो जब पीछे सारे रिपोर्ट्स देख रही थी तो उसमें डबल मार्कर रिपोर्ट था जो पॉजिटिव था। तो उन्होंने बोला डबल मार्कर तो पॉजिटिव आया था। तो हमने बोला हाँ मैम पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद तुमने कौन सा टेस्ट किया? हमने बोला NIPT किया, उसमें नेगेटिव आया। तो उन्होंने बोला NIPT से थोड़ी कंफर्म होता है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, एमनिसेंसिस कराते तब पता चलता कि बेबी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। और ये चीज़ हमारे दिमाग में बहुत टाइम से ऐसे हमारे दिमाग में भी चल रहा था कि बेबी का वेट कहीं वो रीज़न से तो कम नहीं है, मतलब जो हमने एमनिसेंसिस नहीं करवाया, NIPT सिर्फ करवाया था, वो 1% वाला जो था श्योरिटी, वो हमारे दिमाग में काफ़ी टाइम से चल रहा था। एंड हमने डॉक्टर को भी यही बोला कि डॉक्टर कहीं वो रीज़न तो नहीं है। तो डॉक्टर का बोलना ये है कि देखो आपने हमारे पास तो करवाया नहीं था, तो हम ये चीज़ का आपको श्योरिटी नहीं दे सकते कि बेबी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर हमारे पास अपने सारे रिपोर्ट्स करवाए रहते तो हम आपको श्योरिटी दे सकते थे। और उन्होंने ये बोला कि देखो बेबी का वेट कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप अभी भी डिलीवरी करते हो तो NICU में रख के बेबी का वेट गेन हो जाता है। तो उस टाइम पे और स्ट्रेस होता है, बेबी को NICU में इतनी जल्दी डिलीवरी करना, मतलब 31 या 32 वीक्स चल रहा था। तो कुछ समझ रहा नहीं था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, डॉपलर टेस्ट करवाओ और अभी मुझे 2-3 दिन के बाद आके मिलना। तो हमने वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉपलर टेस्ट करवाया। एंड जो सोनोग्राफी वाला था बैठा था तो वो भी यही बोल रहा था कि बेबी का वेट क्यों कम है। एंड हाँ, तब तक ना मेरे बेबी को 2 कॉर्ड फंसे हुए थे एंड डॉक्टर्स का बोलना ये था कि थोड़ा प्लासेंटा से ब्लड फ्लो भी कम जा रहा है, बट बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया ना। जब हमने ये वाले हॉस्पिटल में सोनोग्राफी करवाया तभी 1300 ग्राम, मतलब आप समझो 1 वीक में सिर्फ 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे बढ़ रहा है बेबी का वेट। तो जो सोनोग्राफी वाला था उसने बोला बेबी का वेट तो कम है, क्या रीज़न है बेबी का वेट कम होना? तो हमको और स्ट्रेस होता है। तो मैं वहाँ पे भी, हम इतने पागल हो चुके थे, मैं इतनी पागल हो चुकी थी, मैं उस सोनोग्राफी वाले को पूछ रही हूँ मेरा डबल मार्कर पॉजिटिव आया था, मेरा NIPT ऐसा हुआ था, तो वो रीज़न। तो वो बोल रहे कि हम वो बता नहीं सकते। अपना इमेजिन नहीं करोगे कि हमने कितना स्ट्रेस लिया होगा। फिर उसके बाद हम घर आए। मेरे पति का बोलना था कि मैं और बड़े हॉस्पिटल जाऊँगा, मुझे ये हॉस्पिटल से कोई श्योरिटी नहीं मिल रही है। तो हम बहुत बड़े हॉस्पिटल, मैं कोई हॉस्पिटल का नाम नहीं ले रही हूँ, बट हम बहुत बड़े हॉस्पिटल गए। तो वहाँ पे वो डॉक्टर अच्छी थी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, वो डॉक्टर भी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने रिपोर्ट्स देखा, उन्होंने बोला कि हाँ बेबी का वेट कम है, ये रीज़न भी हो सकता है कि उसको 2 कॉर्ड फंसे हुए, आपका बेबी तकलीफ़ में भी है क्योंकि उसको 2 कॉर्ड फंसे हुए हैं एंड प्लासेंटा से ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है। अभी कुछ 70% जा रहा है, अगर आप थोड़ा और डिले करोगे तो वो 30 या 20% पे भी आ सकता है, ब्लड फ्लो कम हो सकता है। आप हमें 20 डेज़ या 25 डेज़ में डिलीवरी करना पड़ेगा, 20 डेज़ में समथिंग डिलीवरी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बेबी तकलीफ़ में तो है। सेम क्वेश्चन हमने डॉक्टर को यहाँ पे भी रिपीट किया, मैम कहीं वो डबल मार्कर पॉजिटिव आया था, NIPT हमने करवाया था, वो प्रॉब्लम तो नहीं है, एमनिसेंसिस नहीं करवाया था, वो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सब डॉक्टर्स का यही बोलना होता है कि देखो वो भी अपने तरफ से सही है कि हाँ आपने हमारे हॉस्पिटल में तो नहीं कराया तो हम वो श्योरिटी नहीं दे सकते, बट हाँ कोई रिपोर्ट इतना गलत तो नहीं होता। एंड उन्होंने बोला कि मैं आपको 90% श्योरिटी देती हूँ कि आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो इतना स्ट्रेस मत लो, तुम लोग इतना यूट्यूब मत ढूंढते बैठो, पूरा यूट्यूब में वीडियो मत देखते रहो, जितना आप सोचोगे उतना स्ट्रेस होता है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे आप डॉपलर टेस्ट करवा लो, सोनोग्राफी। जस्ट उसके 2 दिन पहले हमने दूसरे हॉस्पिटल में डॉपलर किया था। यहाँ पे आने के बाद ये डॉक्टर ने भी बोला कि आप डॉपलर करवाओ जाकर। हम वहाँ पर भी जाके डॉपलर करवाया। जब हमने वहाँ पे डॉपलर टेस्ट करवाया तो आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, समथिंग उतना ही वेट था, 50 ग्राम्स कुछ डिफरेंस होगा। तो वो तो उन्होंने कुछ 20 डेज़ का ऐसा बोला था। उन्होंने मुझे प्रोटीन बिस्किट्स वगैरह स्टार्ट करवाया। तो 10 डेज़ के बाद आने बोला था शायद, हाँ। फिर से हम 10 डेज़ के बाद गए एंड उस टाइम पे थोड़ा बेबी का वेट गेन हुआ था, आई थिंक 1700 ग्राम समथिंग था उस टाइम पे बेबी का वेट, उतना था।
एंड ऑलमोस्ट हमारा वो फाइनल हो गया था वो हॉस्पिटल में, मतलब रूम्स जो होता है वो बुकिंग करना भी हमारा सारा फाइनल हो गया था, रजिस्ट्रेशन करने वाले भी थी, बट हमने सोचा 2 दिन के बाद आके रजिस्ट्रेशन करते हैं, हमारा सब फाइनल हुआ था। डॉक्टर ने ये डेट बताया था, उन्होंने भी सेम बोला था 11 सितंबर या 12 सितंबर को हम डिलीवरी करते हैं। फिर हम घर आए, घर आने के बाद दूसरे दिन मेरे भाई का मुझे कॉल आया, तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये जो हॉस्पिटल मैं बता रहा हूँ ये मैटरनिटी के लिए फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ एक बार जाओ। बहुत लोग से मुझे ऐसे रिव्यू मिला है, क्योंकि जो हम हॉस्पिटल पहले दिखा रहे थे वो सिर्फ मैटरनिटी के लिए नहीं था, वो ओवरऑल सारे चीज़ों के लिए था। ये जो हॉस्पिटल है प्रॉपर मैटरनिटी के लिए, यहाँ पर भी जाओ। तो मेरे हस्बैंड का ये था कि मैं पूरा देखूंगा, मतलब अपना एंड तक मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छे कराऊँ। तब हम वो हॉस्पिटल भी गए, एंड जब हम वो हॉस्पिटल गए ना, तो वो हॉस्पिटल से भी एक पॉजिटिव वाइब आ रहा था हमको। तब हम डॉक्टर से मिले, तो डॉक्टर को भी हमने खुद से बताया कि मैम देखो वेट, उन्होंने देखा तो ऑब्वियसली उनको भी पता चला कि बेबी का वेट कम है, और उनको हमने सामने से बताया था कि हमने डबल मार्कर करवाया और वो पॉजिटिव आया था, देन NIPT ये सब। तो हमने डॉक्टर को पूछा मैम कहीं वो 1% की वजह से तो बेबी का वेट कम नहीं है, कहीं बेबी में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हम तब तक इतने ज़्यादा पागल हो गए थे, हमने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया होगा, मेरे हस्बैंड ने इतना ज़्यादा स्ट्रेस लिया था, वो रात भर सोते नहीं थे, वो पूरे रात बैठ के यूट्यूब करते थे, एंड मैं भी यूट्यूब पे ढूंढती रहती थी कि ये IUGR होता क्या है, बेबी का वेट क्यों नहीं गेन होता। देन मुझे पता चला IUGR मीन्स बेबी का वेट कुछ मंथ्स पीछे चल रहा है, मतलब मेरे बेबी का वेट 1 मंथ या 20 डेज पीछे चल रहा था। तो मुझे वो IUGR का एक्चुअल रीज़न भी नहीं समझ आता, क्यों मेरे बेबी का वेट कम चल रहा है, क्या रीज़न है मेरे बेबी का वेट कम चलना, वो रीज़न तो नहीं है। दिमाग में 100 चीज़ें चलती थी। जब हम ये डॉक्टर के पास गए, हमने सेम उनको भी शेयर किया, तो उनका बोलना ये था कि देखो जो बेबी का एकदम प्रॉपर भी रिपोर्ट्स आता है, उसका भी हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि वो बेबी डिलीवर होने के बाद सही है, और अब हम कोई भी बेबी का भी श्योरिटी नहीं दे सकते जिसका एकदम 100% भी रिजल्ट प्रॉपर है, उसका भी हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि बेबी डिलीवर होने के बाद सही है। आप इतना स्ट्रेस मत लो, देखो बेबी सही हो या नहीं हो आपका ही है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, उन्होंने ये भी बताया कि देखो ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, 2 कॉर्ड फंसा हुआ है, वो बहुत तकलीफ़ में है, डिलीवरी तो करना पड़ेगा। एंड आई थिंक हम 7 सितंबर उनके पास गए थे, हाँ 7 सितंबर नहीं 5th या 6 सितंबर को हम उनके पास गए थे, मतलब मेरे बेबी होने के 1 हफ्ते पहले जस्ट उनके पास गए थे। तो उन्होंने बोला कि देखो बेबी तो तकलीफ़ में है, डिलीवर तो जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज़ कुछ भी हो सकता है। एंड वेट नहीं पड़ने का रीज़न ये भी हो सकता है कि 2 कॉर्ड फंसा हुआ है, प्लासेंटा वाला भी रीज़न है, अभी ब्लड फ्लो इतना जा रहा, और लेट करोगे तो और कम हो जाएगा। तो उन्होंने बोला यहाँ पे डॉपलर टेस्ट यहाँ पे भी कराओ, तो हम वो वाले सोनोग्राफी भी वहाँ पे करवाने गए। तो सारे सोनोग्राफी वाले, वो सोनोग्राफी में भी जो लेडी बैठी थी उनका भी यही बोलना है कि आपको पहले कोई डॉक्टर ने कुछ बोला है क्या कि वेट क्यों नहीं गेन हुआ, ऐसे ऐसे। तो बहुत स्ट्रेस होता था, मतलब कुछ समझता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम फिर से डॉक्टर के पास आए और हम रोने लग गए वहाँ पे कि क्यों ऐसा मैम, क्यों वेट नहीं गेन हो रहा है। तब तक मेरे बेबी का वेट ना 1750 या 1800 ग्राम के अराउंड था। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है डियर, कुछ नहीं होगा, आप स्ट्रेस मत लो, भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। देन जब रजिस्ट्रेशन करना होता है, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, उसी दिन हमने रजिस्ट्रेशन किया। और जब रजिस्ट्रेशन किया तो वहाँ के स्टाफ को मैंने ऐसे पूछा कि बेबी का वेट कम होता है, तो मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं सबको पूछ रही थी, जो जो मिल रहा है सबको पूछते थे कि बेबी का वेट कम होता है। तो उन्होंने बोला अरे मैम ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में 600 ग्राम्स के भी बेबी हुए हैं। तो बोली अरे ऐसा कैसे होता है, 600 ग्राम के बेबी कैसे होते हैं। उन्होंने बोला अरे कुछ भी नहीं, आप एक काम करो, हमारे पीडियाट्रिशियन से मिलो, वो आपको सब चीज़ बताएंगे। तो हमको ऐसा था कि जो भी नॉलेज दे रहा है हमें प्लीज़ बताओ। और देन वो पीडियाट्रिशियन सच में बहुत अच्छे थे, वो NICU में थे, वो NICU से नीचे आए और उन्होंने हमें कम से कम आधा घंटा एक्सप्लेन किया। उन्होंने सारे रिपोर्ट्स देखे, उनका भी बोलना यही था कि जो जिसके रिपोर्ट्स एकदम सही आते वो बेबी का भी डिलीवर होने के बाद हम कंफर्म नहीं बता सकते। एंड
99% मैं बोल रहा हूँ आपकी बीबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एकदम खुश रहो, घर पे जाओ, बुक्स पढ़ो, अच्छी चीज़ें देखो, कुछ नहीं होगा। ये सारे डॉक्टर्स ने मुझे सी सेक्शन ही बोला था। उनका बोलना ये था कि बीबी को 2 कॉर्ड फंसा हुआ है, एक तो वेट भी कम है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, और बेबी प्रॉब्लम में है अंदर, तो नॉर्मल डिलीवरी करने जाएंगे तो उसको तकलीफ होगा, तो सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। और हम इस चीज़ के लिए अग्री थे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, हमारा ये था कि हमारा बेबी सेफली बाहर आए बस। एंड डॉक्टर ने मुझे 2 डेट दिया था, 11th ऑफ सितंबर और 12th ऑफ सितंबर। तो वो डेट में मुझे कोई एक डेट फाइनलाइज करना था। मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक डेट निकाला था कि 13th ऑफ सितंबर को अच्छा दिन है, उस दिन डिलीवरी मतलब सी सेक्शन का डेट दे दो करके। तो हमने 13 सितंबर का डेट दे दिया था। उसके बाद हम बहुत स्ट्रेस लेते थे हर रोज़ का, ऐसे मेरा रोना, मेरे हस्बैंड का रोना, मम्मी पापा स्ट्रेस लेना कि कुछ नहीं होगा, वो लोगों का यही बोलना था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, भगवान पे भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। बट हमको अंदर से, हम इतना यूट्यूब कर रहे हैं, इतना यूट्यूब, इतना हर चीज़ आप इमेजिन नहीं करोगे मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं पढ़ा है, मेरे हस्बैंड ने क्या क्या नहीं सर्च किया होगा। और तो हमने 13th ऑफ सितंबर डिलीवरी डेट दिया था डॉक्टर को कि हम 13 सितंबर को आ रहे हैं। तो उसके एक दिन पहले 12th ऑफ सितंबर को ना मेरे बॉडी में कुछ ऐसा बहुत सा अजीब सा हो रहा था, फुल से ब्लैक जैसे हो गई थी, थोड़ा मैं डल हो गई थी। मेरी मम्मी बोल रही थी क्या हो गया, हॉस्पिटल जाना है क्या? पवन बोल रहे थे हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो जाते हैं। मैं बोली अरे कल सुबह ही तो जाना है, ऐसा कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे बहुत वीकनेस सा हो रहा था। और मुझे याद है नेक्स्ट डे हम डिलीवरी के लिए मतलब हॉस्पिटल जा रहे हैं, मेरा डिलीवरी है, यही बैठे थे रात को। पवन पूरा रात वो सोए नहीं थे, वो पता नहीं क्या सोच रहे थे, और मैं बार बार उठ के उनके पास आ रही थी। मैं बोल रही थी पवन क्या हो गया? और मैं अरे कुछ नहीं, तू जा ना, तू सो ना, तू अपना अच्छे से, तू टेंशन मत ले, तू खुश रहे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सुबह हम हॉस्पिटल के निकल रहे थे, दिमाग में 100 चीज़ें चल रही थी। मेरे पापा मम्मी भी पापा तो बेचारे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी में भी बहुत स्ट्रेस लिया, बहुत ज़्यादा। हाँ, और बहुत लोग ना मुझे मेरे लिपस्टिक के बारे में बोल रहे थे, जो मैंने मेरे लिपस्टिक लगाया था। और मेरा नसीब इतना ख़राब है, मैं हमेशा उतना डार्क लिपस्टिक कभी नहीं लगाती हूँ। मैंने कोई तो एक ऑफ़र में लिपस्टिक मंगाया था जिसमें ये डार्क शेड था, ये मैंने ऐसे ही वार्डरोब में रखा हुआ था। और मैंने कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले मैंने अपना हॉस्पिटल बैग रेडी किया था, उसमें मैंने अपना सारा जो मेकअप किट है उसमें डाल दिया था। और वो लिपस्टिक, 1-2 लिपस्टिक बाहर रहेगा, और मेरे नज़र में सिर्फ वो लिपस्टिक पड़ा, और मैंने वो लिपस्टिक लगा लिया। बट मेरे दिमाग में ये नहीं है कि मेरे पे वो लिपस्टिक कैसे सूट कर रहा है, मैं वैसे भी अच्छी नहीं दिखती थी उस टाइम पे। मैंने वो सिर्फ लिपस्टिक लगा लिया, मेरे दिमाग में इतना नहीं है, क्योंकि शायद आप लोग ने वीडियो में देखा है कि नहीं, मैं उस टाइम में बहुत रो रही थी, घर से निकलते वक्त मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत टेंशन में थी। बट हाँ, हम कहीं पे भी इतना टाइम हमने कहीं रिवील नहीं किया, कहीं बताया नहीं कि हमने कौन से प्रॉब्लम फेस किया इतना टाइम। फिर हाँ, मैंने वो लिपस्टिक लगाया तो बहुत लोग बोल रहे थे इतना डार्क लिपस्टिक कौन लगाता है, बट मैं सच बता रही हूँ यार, वो लिपस्टिक मुझे मैंने बोलते ना वार्डरोब में एक पड़ा हुआ तो लगा लिया। और बहुत लोग बोलते हैं कि दूसरे दिन भी लिपस्टिक चेंज नहीं की, हॉस्पिटल में भी अंदर वही पहनी थी। तो मेरे डॉक्टर ने मुझे लिपस्टिक के लिए कुछ बोला नहीं था, तो मैंने लिपस्टिक रिमूव भी नहीं किया। और उस टाइम पे हमारे सारा सबका दिमाग इतना, वरना मेरी मम्मी ऐसी है कि वो लिपस्टिक के लिए बहुत ज़्यादा, उसको ऐसे डार्क लिपस्टिक्स नहीं पसंद, बट हमारा दिमाग कहीं और ही चल रहा था। और हम हॉस्पिटल गए तो जो भी प्रोसीजर था वो सब हुआ, और डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। दिमाग में 100 चीज़ें चल रही थी। तो मुझे अंदर लेके गए, पवन भी बहुत रो रहे थे, मम्मी पापा भी बहुत, मेरे भाई भी सब बहुत रो रहे थे। मुझे अंदर लेके गए, और मेरी गायनेक बहुत अच्छी थी, तो वो मुझे समझा रहे थे अंदर रूम में, ओटी रूम में, कि तुम लोग का लव मैरिज है क्या? मैंने बोला हाँ मैम लव मैरिज है। वो बोलते कि तेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, बाहर खड़े रह के रो रहा है वो। तो ऐसे सब बात करते करते मुझे याद है, मुझे थोड़ा मतलब इससे नशे में गई हूँ मैं सी सेक्शन होते वक्त। मुझे याद है जब बाबू हुआ तो वो रोया, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि एक चीज़ याद रखना कि बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है। बच्चा रोता है तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मुझे याद है कि डॉक्टर ने जैसे इसको बाहर निकाला, ये रोया, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि हाँ चल बच्चा रोया। बट डॉक्टर ने ये बोला कि बच्चे ने मेकोनियम पास किया है, एंड उन्होंने तुरंत पीडियाट्रिशियन को दिया था। और मेरा हाई रिस्क प्रेगनेंसी था, तो पीडियाट्रिशियन भी अंदर थे और बहुत सारे नर्स वगैरह थे अंदर।
तो और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला, उन्होंने एक स्टेटमेंट मुझे दिया जो हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो उन्होंने बोला कि देखा रश्मिता, जो तूने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं है, बेबी एकदम परफेक्ट है और वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि मैम बॉय है या गर्ल है? तो उन्होंने बोला इट्स अ बॉय। मैंने बोला मैम गर्ल ना? तो उन्होंने बोला नहीं इट्स अ बॉय। मैंने दो बार उनको रिपीट करके पूछा होगा, तो उन्होंने बोला इट्स अ बॉय। क्योंकि ना मैं सच बता रही हूँ, पूरी प्रेगनेंसी हमको लगा है कि गर्ल है, क्योंकि मेरा सिम्टम्स ही ऐसा था, मतलब मुझे लग रहा था कि गर्ल ही होगी। हमारा हीरो आया फिर तो गर्ल या बॉय तो वो सेकेंडरी था, बट हमारे लिए ऐसा था कि जो भी बेबी हो वो अच्छे से हो। तो उसके बाद तो मेरे दिमाग से ऐसा था कि मैंने वहाँ पे डॉक्टर को पूछा मैम सब सही है ना? तो डॉक्टर ने बोला सब सही है। फिर मुझे याद है बाबू को थोड़ा सा मेरे साइड में लाया गया था। फिर नर्स लोग ने बोला उसके पूरे बाल, बदन में ना बहुत बाल है। उसके बाद मैं एकदम लॉस थी, मुझे पता ही नहीं, मैं नशे पे चली गई थी। फिर मुझे कोई वार्ड में शिफ्ट किया गया था। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि सब सही हो गया, बाबू अच्छा है। बाबू का फ़ोटो दिखाया, उन्होंने बोला बाबू को NICU में रखा गया है। और देखो NICU में बच्चे को रखेगा, ये चीज़ हमको पहले से पता था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि उसका वेट कम है तो हमको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। लेकिन पवन ने मुझे बोला कि वो उसने मेकोनियम पास किया हुआ है। और क्या होता है, मेकोनियम जब बच्चा पास करता है तो वो माँ के लिए भी रिस्की होता है, बेबी के लिए भी रिस्की होता है। तो मेरे को लगता है एक दिन पहले मेरे बॉडी में जो ऐसे हो रहा था वो शायद उस रीज़न हो सकता है। तो इसको NICU में रखा था, और NICU में रखने से हमको कोई प्रॉब्लम था ही नहीं, हमको पहले से हम इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड थे। बाबू को NICU में रखा तो बाबू का CRP जो है वो बढ़ रहा था, क्योंकि वो मेकोनियम के वजह से। बाबू को अराउंड 10 डेज NICU में रखा था, बट हमको वो NICU से प्रॉब्लम नहीं था। हम इस चीज़ से खुश थे कि हमारा बेबी सही है, उसका हाथ पैर सही है। और मेरी मम्मी पापा अभी भी बोलते हैं कि जब बाबू को दिखाया, हाँ मेरे हस्बैंड को सबसे पहले दिखाया, तो उनका यही था कि सब सही है ना, परफेक्ट है ना, उसका हाथ पैर सही है ना, वो सब सही है ना। और मेरी मम्मी भी जब बाबू को दिखा रहे थे तो उसका हाथ पैर ही देख रहे थे, गर्ल है बॉय है नहीं पूछ रहे थे, वो सही है ना पूछ रहे थे। तो सब अच्छे से हुआ। आप लोग को मैं बता नहीं सकती हूँ कि हम कितने खुश थे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, और कभी कभी लगता है ये बहुत अननेसेसरी स्ट्रेस था जो हमने लिया है। बीइंग अ न्यू पेरेंट्स ना, हमने अननेसेसरी बहुत सारा स्ट्रेस लिया। डबल मार्कर पॉजिटिव आना हमारे लिए बहुत बड़ा एक धक्का जैसा था, और वो स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया हमें समझा ही नहीं। NIPT हमारे बेबी का नेगेटिव आया था, फिर भी हमने अननेसेसरी बहुत सारे स्ट्रेस लिए, हमने क्या क्या नहीं सोचा, और वो स्ट्रेस की वजह से हमारे बेबी के ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आने लग गया। देन उसे प्लासेंटा का ब्लड फ्लो नहीं जा रहा था, कॉर्ड थे 2 गले में फंसे हुए। भले हमारा बेबी लो वेट बॉर्न हुआ था, उसका बॉर्न वेट 1 kg 800 ग्राम्स था, लेकिन बॉर्न होने के 1 या 2 मंथ्स में ही उसने बहुत अच्छा वेट गेन किया। आप लोग इमेजिन नहीं करोगे, जो बेबी 3 kg 3.5 kg के बॉर्न होते हैं, उनका जो 1 या 2 मंथ्स में जो वेट होता है, वही वेट बाबू ने भी कैच कर लिया था। और उस पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो लो वेट था, तो ऐसा था कि क्या ऐसे करे कि बच्चे का वेट भी गेन अच्छे से हो। और ऐसा कुछ है, किसी दिन ना मैं आपको पूरा वेट गेन का जर्नी भी शेयर करूँगी, मतलब स्टार्ट से अभी तक का बाबू का क्या वेट है, वो वेट गेन का जर्नी भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हमारी तरह सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। उनका डबल मार्कर पॉजिटिव आया होगा, या तो बेबी का वेट गेन में इशू है। तो स्ट्रेस तो मेन है, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस मेन रीज़न है बेबी के वेट गेन होने को रोकता है। प्लस अगर डबल मार्कर पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर जो बोल रहे हैं वो सुनो। अगर वो NIPT बोल रहे हैं तो NIPT करवाओ, और अगर वो एमनिसेंटिस बोल रहे हैं तो एमनिसेंटिस करवाओ, क्योंकि उनके सजेशन के अकॉर्डिंगली चलोगे तो ज़्यादा बेटर है। अननेसेसरी बाहर का नॉलेज लेना वर्थ नहीं है। जो डॉक्टर बोलते हैं वो सुनो, एंड डॉक्टर को ऑब्वियसली ज़्यादा आइडिया होता है ये सारी चीज़ों को लेकर। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।